हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस के दूसरा चैप्टर जो होता है, जिसका नाम होता है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार तथा लवण होता है। वो पूरा का पूरा हम वीडियो देखने देने वाले, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसी वीडियो पर। चलिए देखते हैं, एक एक नोट्स हम प्रोवाइड कराएँगे। ठीक है, और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल PCB साइंस क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें डिफिनेशन क्या होती है। अम्ल क्या है? अम्ल या अंग्रेजी में कहते हैं एसिड क्या होता है। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम एसिड कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लो सिट्रिक एसिड होता है, किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, जिसमें खट्टे पदार्थ होते हैं। टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl होता है, सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। ठीक, तो इसी तरीके से होते हैं ये एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज अथवा गुण के बारे में, क्या होता है इनके गुण। तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज यानी कि इसमें सबसे पहला गुण लिखा है। पहला, यह स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि इस खट्टे पदार्थों में ही अम्ल पाए जाते हैं। सेकेंड क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि जो नीला लिटमस पत्र होता है, यदि मान लो अम्ल के संपर्क में जाता है तो क्या होता है? लाल हो जाता है। ठीक, फिर अगला है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। ठीक, तो फिलहाल इतना समझिए कि अम्ल का मान जो होता है, पीएच मान जो होता है, वो 7 से कम होता है। पीएच के बारे में फुल डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। फिर अगला देखें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका करेक्टर होता है, जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है OMR पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, अम्ल क्षार से मिलकर क्या होता है? लवण व जल बनाते हैं। क्या होता है? अम्ल जो होता है क्षार से मिल जाता है, क्या बन जाता है? लवण बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला। ठीक है, आशा करते हैं कि ये गुण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्षार के गुण। तो अब हम आपको बताने वाले क्षार अथवा बेस के बारे में। जो अम्ल होता है जस्ट इसका उल्टा जो होता है वही क्षार होता है, वही प्रॉपर्टी हम लिख लीजिए बस। अम्ल का उल्टा क्षार हो जाता है और क्षार का उल्टा अम्ल हो जाता है। अम्ल क्या थे? वो जो खट्टे होते थे, और जो क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल क्या थे? खट्टे थे। ठीक है, और ये कैसे थे? स्वाद में कड़वे थे। ठीक, तो चलिए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिनमें OH ग्रुप लगा होता है उसे हम क्षार कहते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि होते हैं। ठीक, और भी बहुत होते हैं। तो चलिए इनके भी गुण हम देख लेते हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं। तो चलिए सबसे पहला गुण इसमें है, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक, अभी हमने बताया। और अम्ल कैसे थे? स्वाद में खट्टे थे। फिर अगला देखते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलीय विलयन में कैसे देते हैं? OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या थे? वो H+ आयन देते थे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और अम्ल क्या था? नीले लिटमस पत्र को क्षार कर देते थे, और क्षार क्या थे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक, कर देते हैं। फिर अगला देखते हैं, क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, और अम्ल का पीएच मान क्या था? तो 7 से कम होता था। ठीक, फिर अगला देखते हैं, क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। चाहे अम्ल क्षार से क्रिया करे, चाहे क्षार अम्ल से क्रिया करते हैं, बनना ही लवण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका। तो अब हम आपको बताने वाले हैं पीएच स्केल अथवा पीएच पैमाने के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की पावर। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पीएच पैमाना क्या 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 होता है। चलिए देखते हैं, अम्लीय विलयन व क्षारीय विलयन, यानी कि अम्लीय विलयन व क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए पैमाना विकसित किया गया। ठीक है, यानी कि पैमाना विकसित किया, जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। यानी कि
जो अम्लीय विलयन होता है या क्षारीय विलयन है। ठीक, इसका हम जैसे मान लो हमें 2 विलयन दे दीजिएगा, एक अम्लीय और एक क्षारीय, लेकिन पता नहीं कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। ठीक, तो हम इसी पीएच पैमाने का यूज करेंगे, जिसमें अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगा जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं कैसे पता लगेगा और ये पैमाना किसने और कब दिया था। ठीक, ये पैमाना जो है तो पीएच पैमाना 1909 में ईस्वी में वैज्ञानिक सोरेनसन ने विकसित किया। किसने? तो सोरेनसन जी OMR पर आ सकते हैं। ठीक, किसने किया? सोरेनसन ने। ठीक, तो कि इसमें देखते हैं पीएच जो होता है पी जर्मन वर्ड पोटेंज से लिया गया है, यानी कि पोटेंज से बना है। जर्मन वर्ड पोटेंज से बना है, जिसका मतलब होता है पावर होता है, यानी कि शक्ति होता है। फिर एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों को व्यक्त करते हैं, यानी कि पावर, और हाइड्रोजन आयनों के किसमें कितनी पावर होती है उसी को व्यक्त करते हैं पीएच। ठीक, अब इसमें देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं पीएच के बारे में, तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान सदैव 7.0 होता है, यानी कि उदासीन जैसे मान लो वाटर है, उसका पीएच मान कितना होगा? 7.0 होता है, यानी कि न्यूट्रल लगभग होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, ना अम्लीय ना क्षारीय होता है। ठीक, तथा इसमें पीएच 14 मान होते हैं। किसमें 14 होते हैं? तो पीएच जो होते हैं पीएच स्केल में 14 मान होते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। हमने पहले भी बताया था। ठीक है, और अब भी बताना, यानी कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं 4 5 6 जो होते हैं, 4 से 6 तक होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, तथा 1 2 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। यानी कि जो जितने कम होते हैं पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता, और जितने ही दुर्बल यानी कि 6 से यानी कि 7 के करीब में जितने होंगे वो कितने होंगे? दुर्बल क्षार होते हैं, यानी कि बहुत वीक एसिड होते हैं। और जो मतलब जो सबसे पहले यानी 1 2 3 से वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक, समझ में आया? तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। ऊपर बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति कम होती है, यानी कि ऊपर बढ़ने यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ने पर या इधर से इधर बढ़ने पर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति कम हो गया। अभी हम बताएंगे कैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी कैसे घटेगी। फिर आगे देखते हैं क्षार में क्या होता है, जैसे मान लो क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। अम्लीय क्या था? 7 से कम होता है, और क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये OMR पर आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ से OMR बोलते हैं वहाँ से हम बता देंगे। ठीक, क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। ठीक, जैसे मान लो 8 9 10 जो होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं, यानी कि 8 9 10 जो होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं। वह 10 के नीचे वाले जो होते 10 के नीचे दुर्बल क्षारीय होते हैं, यानी कि 8 9 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल क्षारीय। यहाँ पर 10 के ऊपर होना चाहिए, 10 के ऊपर जो होते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल क्षारीय होते हैं। जैसे मतलब 11 12 13 14 हो गए, 14 तक मान होंगे। ये देखिए 8 9 10 ये इतने कितने होंगे? प्रबल क्षारीय हो गए। अब 11 12 13 14 ये इतने हो गए, कौन से हो गए? ये दुर्बल क्षारीय हो गए। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करते चलिए। फिर चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए ये है पीएच स्केल का मीटर होता है, ये पीएच स्केल होता है, यानी कि इसमें देखो कितने होते हैं? 14 मान होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां जो होता है उदासीन होता है, ये यहाँ पर लिखा है उदासीन। फिर अगर 8 से होता है क्षारीय गुण का बढ़ता क्रम, यानी कि इधर से इधर जो बढ़ेगा वो क्षारीय गुण का जो होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक, और जो 7 से नीचे होगा यानी कि वो अम्लीय गुण का बढ़ता हुआ। जितना ही कम होगा पीएच मान उतना ही अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और जितना अधिक होगा पीएच मान उतना ही क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। यानी कि पीएच मान में अधिक बढ़ने पर यानी कि अधिक मान हो जाए तो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, और जितना मान कम हो जाए उतना क्या होता है? अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ये होता है इसका मुख्य गुण होता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग के बारे में। इसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? बिल्कुल उसी की तरह होता है। बिल्कुल देखिए आराम से हम आपको समझाएंगे क्या होता है। वह सूचक जो हमें यह ज्ञात कराते हैं कि कौन से? वह सूचक जो हमें यह ज्ञात कराते हैं कि
कौन सा प्रबल अम्ल या कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि कौन सा प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक एसिड है, ये हमें ज्ञात कराते हैं। कौन ज्ञात कराते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक ज्ञात कराते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसमें क्या लिखेंगे, कितना प्रबल अम्ल और कितना दुर्बल अम्ल है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए। उसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। जैसे मान लो वह सूचक जो हमें यह ज्ञान कराते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल व दुर्बल है, यानी कि कौन सा प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तथा कौन सा दुर्बल क्षारीय या कौन सा दुर्बल व कितना दुर्बल है, उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सीधे सीधे कहें कि यानी कि कौन कितना अम्ल होता है प्रबल और कौन कितना अम्ल दुर्बल होता है, कौन कितना क्षारीय प्रबल होता है, कौन कितना क्षारीय दुर्बल होता है, इसका पता यानी कि सीधे सीधे कहा हो कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना वीक है, इसका पता लगाने के लिए सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। तो देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है, हमने आपको बताएंगे। देखिए उदाहरण जैसे मतलब विभिन्न रंग देते हैं, यानी कि ये इतने पीएच मान अगर होते हैं तो ऐसे रंग देते हैं। जैसे मान लो ये कुछ पदार्थ होते हैं, इनके नाम होते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लो हम बताएंगे सांद्र HCl हो तो उसका कितना हो, पीएच मान 0 होगा। ठीक, तनु HCl है उसका पीएच मान 1 होगा। अमाशयी रस होगा उसका पीएच मान कितना 1.4 होगा। फिर नींबू का रस होगा उसका पीएच मान 2.5 होगा। फिर सिरका के रस का 4.0 होगा। फिर टमाटर का जूस होगा 4.1 होगा। ठीक, फिर कॉफ़ी हो गए 5.0 हो गए। फिर मृद पेय जो होता है 6.0 हो गया। फिर दूध का होता है पीएच मान 6.5 यानी कि हल्का अम्लीय होता है। ठीक, दूध और शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा क्या होता है 7 होता है, यानी कि 7.0 होगा। फिर इधर देखिए लार खाने से पहले जो होता है 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होगा, और खाने के बाद जो होता है लार कैसा है 7.8 यानी कि और क्षारीय हो जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अंडा जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.8 होता है। टूथ पेस्ट का पीएच मान 8 होता है, बिल्कुल 8.0 होता है। फिर बेकिंग सोडा जो होता है उसका विलयन कैसा होता है 8.5 होता है, यानी कि मान होता है पीएच मान। ठीक, बेकिंग सोडा विलयन उसका पीएच मान कितना 9.0 होता है। मिल्क का मैग्नीशियम होता है उसका 10.5 होता है। फिर तनु NaOH होता है, यानी कि तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वह 13.0 होता है। सांद्र NaOH यानी कि तनु का मतलब थोड़ा हल्का और सांद्र का मतलब बहुत गाढ़ा, उसका पीएच मान 14 होता है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हम आपको बताने वाले हैं अम्ल के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल या दूसरा होता है खनिज अम्ल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल क्या होता है, यानी कि नेचुरली अकरिंग एसिड, यानी कि जो नेचुरल में प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल कहते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो इसमें लिखा है इन्हें तनु अम्ल भी कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक यानी नेचुरल अकरिंग जो एसिड होते हैं उन्हें हम तनु अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तनु अम्ल भी कहते हैं। यह अनेक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ अम्ल होते हैं यानी कि नेचुरल में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। सेब है, संतरा है, नींबू जो क्या होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ फलों में पाए जाने वाले, जैसे मान लो हम नीचे देखें कुछ फलों में पाए जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिया है नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये देखिए इसमें लिखा है सिट्रस फल या प्याज में कौन सा होता है, स्कारबिक एसिड यानी विटामिन एल होता है। ठीक, फिर अगला है विटामिन सी होता है शायद। ठीक, फिर अगला है सेब, सेब में कौन सा है मेलेनाइक एसिड, मेलेइक एसिड जो होता है सेब में होता है। दही में कौन सा लैक्टिक एसिड होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठंडे पेय में क्या होता है, यानी कि ठंडा जो पानी होता है उसका कार्बोनिल अम्ल होता है। ठीक है, फिर अगला संतरा में क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है। फिर टमाटर में कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक, ये होते हैं किसने, जो प्राकृतिक पदार्थ यानी कि नेचुरली अकरिंग एसिड जो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं। फिर आगे देखते हैं कैसे होते हैं खनिज अम्ल होते हैं। ठीक, खनिज अम्ल कौन से होते हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। खनिज अम्ल क्या होते हैं, यानी कि इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते थे
दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल कहते हैं, इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जो मिनरल्स एसिड हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, फास्फोरिक अम्ल H2PO4 हो गया आदि सामान्य प्रयोग किए जाने वाले खनिज अम्ल होते हैं। यानी कि ये अम्ल जो होते हैं ये सामान्य रूप से कैसे प्रयोग किए जाने वाले खनिज अम्ल होते हैं तथा यह खनिजों से प्राप्त होते हैं। जब खनिजों से प्राप्त होते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। इनका उपयोग उर्वरक यानी कि खाद, रंग बनाने में, रंजक बनाने में, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है? उर्वरक बनाने में किया जाता है, रंग बनाने में, रंजक बनाने में, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अमाशय में भोजन का पाचन करने में होता है। यानी कि एक कॉम्पिटेटिव के लिए एक आप सवाल जरूर याद कर लीजिए, जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पचाता है? तो आमाशय में पचाता है। किसे? तो भोजन को पचाता है। समझ में आया? फिर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। यानी कि H2SO4 जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, यानी बहुत प्रबल होता है। यानी कि यदि खाल पे यानी कि त्वचा पर पड़ जाए तो उतना ही काम हो जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला यह है H2SO4 होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत सावधानी से करना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अम्लों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होते हैं। अम्ल क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले स्वाद का गुण होता है। इसमें कौन सा होता है? अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये तो भौतिक गुण हो गया। सूचकों से अभिक्रिया कैसे करते हैं? सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के रंग देता है। ये सूचक के जैसे भौतिक गुण है। ठीक, फिर अब हम देखेंगे रासायनिक गुण यानी कि कैसे होते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत चालन करते हैं। यानी कि अम्लीय विलयन जो होता है विद्युत चालन करते हैं। कैसे होता है? इसमें एक प्रयोग दिया होता है जो कि 5 नंबर से कम नहीं आता है। तो चलिए वो भी प्रयोग भी देखते हैं। जब अम्ल जलीय विलयन में घोला जाता है यानी कि एसिड जो होता है जलीय विलयन में घोला जाता है तो यह विद्युत का चालन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं अभी हम आपको प्रयोग के माध्यम से बताएंगे। जैसे मान लो ये हमने प्रयोग लिखा है, इसमें लिखा है नंबर बहुत अच्छे से, जिसमें इसमें क्या होता है, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। इसमें लिखा है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं वो अम्ल नहीं होते हैं। ये ध्यान करने वाली यानी कि जो याद करने वाली बातें हैं। ठीक, फिर दूसरा HCl H2SO4 ग्लूकोज एवं एल्कोहल आदि हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। यानी कि देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं। जैसे मान लो इनमें कोई अम्ल नहीं होते हैं, ग्लूकोज नहीं अम्ल होता है, एल्कोहल भी अम्ल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसीलिए सभी हाइड्रोजन युक्त जो होते हैं यौगिक अम्ल नहीं होते। समझ में आ गया होगा? तो चलिए अब सीधे सीधे हम क्या जाते हैं प्रयोग की तरफ। प्रयोग की तरफ यहाँ से हमारा प्रयोग शुरू होता है। ठीक, क्या होता है इसमें? इसमें लिखा होता है एक कार्क में 2 कीले लगाकर, यानी कि एक कार्क होती है इसमें 2 कीले लगाकर 100 ml बीकर में रख देते हैं। यानी कि 100 ml का बीकर लिया, उसमें एक कार्क लिया और उसमें 2 कीले लगा लें। ठीक, दोनों कीलों को 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। यानी कि दोनों कीले जो होते हैं उन्हें 6 बैटरी वोल्टेज से जोड़ दिया, जिसमें एक बल्ब व स्विच भी लगा देते हैं। यानी कि 6 वोल्टेज की बैटरी जोड़ देते हैं और उसमें एक बल्ब भी लगा देते हैं और एक स्विच भी लगा देते हैं। अब हम तनु HCl यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन जो होता है उसे हम यानी कि HCl का उपयोग करते हैं, उसी बीकर में डाल देते हैं। ठीक, में लेते हैं तथा धारा का स्विच ऑन कर देते हैं। यानी कि जैसे ही हमने HCl डाला वैसे ही हमने क्या धारा का स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही धारा का स्विच ऑन कर दिया, ठीक, हम ऑन कर देते तथा बल्ब जलने लगता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि HCl विद्युत का चालन करता है। यानी कि HCl जो होता है विद्युत का चालन करता है। क्या क्या होता है इसमें? जैसे मान लो हमने सबसे पहले एक कार्क ली, उस कार्क में क्या होता है? कार्क में 2 कीले लगाकर और 100 ml बीकर में रख देते हैं। फिर दोनों कीलों के मध्य में 6 वोल्टेज बैटरी लगा देते हैं और इसमें एक बल्ब और स्विच भी लगा देते हैं। ठीक, फिर जैसे ही हम HCl उसमें डालते हैं, HCl डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें स्विच जैसे ही लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो HCl जो होता है वो विद्युत का चालन करता है तथा ग्लूकोज व एल्कोहल धीरे धीरे डालते हैं तो वो विद्युत का चालन नहीं करते। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है यानी कि विद्युत का चालन करना है तथा ग्लूकोज व एल्कोहल धीरे धीरे डालते हैं तो देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि
ग्लूकोज जो होता है या अल्कोहल इसमें H होता है, लेकिन ये अम्लीय नहीं होते हैं, ठीक। और बट HCl जो होता है वो बहुत ही अम्लीय होता है। समझ में आया। विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? अल्कोहल नहीं करता और ग्लूकोज नहीं करता है। फिर आगे देखते हैं। और अब हम आप देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी, तो अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। जैसे मान लो जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, यानी कि जब अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन भी देखते हैं, बहुत अच्छे से रिएक्शन आपको समझाएंगे। जैसे मान लो कोई अम्ल लिया है, ठीक। जैसे मान लो हमने यहाँ पर H2SO4 क्या लिया, अम्ल लिया, जो एक्वेटिक है यानी कि जलीय विलयन है, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया H2SO4 और मैग्नीशियम यानी कि धातु मैंने ली, तो क्या इसमें बनेगा, तो यानी कि Mg जो होता है SO4 को उठाकर ले जाएगा, ठीक। Mg जो होता है SO4 को उठाकर ले जाएगा तो क्या क्या बनेगा, MgSO4 बन जाएगा, ठीक। फिर बचा यहाँ पर H2 बन गया, तो ये H2 जो होता है हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा। हमने बताया था ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि Mg जो होता है SO4 के साथ निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन बचता है वो क्या आता है, इधर से निकल जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। तो जो MgSO4 बना गया है ये मैग्नीशियम सल्फेट है। फिर और हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे Zn क्या होता है, ये भी एक धातु होती है, यानी कि मेटल होती है। H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ZnSO4 निकल जाएगा, ZnSO4 को लेकर निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया, बाकी H2 गैस निकल जाएगी। समझ में आया। इसमें एक उप प्रयोग भी करते हैं। जैसे मान लो हमने एक प्रयोग लिखा है यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक। जैसे मान लो इसमें देखते हैं कि दानेदार जिंक कुछ मात्रा में लेकर, यानी कि कुछ मात्रा में दानेदार जिंक लेकर एक क्वथन नली में डालते हैं, ठीक। क्वथन नली में डाल लेकर उसमें 5 ml टन सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, यानी कि सबसे पहले हम जिंक के दाने डालते हैं किसी में, तो क्वथन नली में डालते हैं, फिर उसमें 5 ml टन सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, जिंक के दानों के ऊपर हम बुलबुले के रूप में गैस का निर्माण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि देखते हैं, यानी कि जिंक के दानों के ऊपर जो होते हैं बुलबुलों के रूप में क्या करते हैं, गैस का निर्माण देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं इसमें, तथा बनने वाली गैस को निकास नली द्वारा एक ट्रे में रखे साबुन के घोल से गुजारते हैं, यानी कि जो बनने वाली गैस होती है उसके हम निकास नली द्वारा किसे हम एक साबुन के भरे घोल जो होता है उसके ट्रे में हम डाल देते हैं, ठीक। डाल देते हैं तथा उसमें से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। फिर चौथे में लिखते हैं, बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएं, यानी कि बुलबुले जो होते हैं उनके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। ये देखो, बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर लाते हैं तो ध्वनि सुनाई पड़ती है, पॉप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर अगला है, इसमें देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जिंक जो होता है अम्ल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, ठीक। समझ में आया। तो इसी कारण है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लिख रहे हैं कि जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दूध दही क्यों नहीं रखनी चाहिए। वे देखिए नीचे लिखा है रेड कलर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2-2 नंबर में, ठीक। तो चलिए इसमें लिखा है, जैसे मान लो, इसीलिए खट्टे पदार्थ धातुओं के बने बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉपर और पीतल से अम्ल क्रिया कर देते हैं और दूध में वैसे ही अम्ल होता है। समझ में आया? कौन सा अम्ल होता है कमेंट में बताइए, अभी हमने पीछे से बताया था, ठीक। कौन सा अम्ल होता है कमेंट में बताएं। फिलहाल वो होता है लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक। समझ में आया हो। फिर आगे देखते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, यानी कि जब पीतल और तांबे के होते हैं वो भैया कॉपर जो होते हैं, पीतल और कॉपर जो होता है धातु होते हैं, और अम्ल यानी कि दूध में अम्ल वैसे ही होता है। इन दोनों की क्रिया हो जाएगी, या क्या ऑक्साइड भी बना लेंगे अपने, ठीक। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है जब हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तथा खाद्य पदार्थ जो होता है यानी कि दूध दही जो होता है वो विषैला हो जाता है, जिससे जो खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया किसकी, तो अम्ल की कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण तथा CO2 गैस देते हैं। कैसे? जैसे मान लो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं Na2CO3, ये कैसा है, सॉलिड है, यानी कि S4 क्या होता है, सॉलिड होता है। फिर अगला है 2HCl, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, तो HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, जो एक्वेटिक है यानी कि जलीय विलयन, ये ठोस है, एक जलीय विलयन है, ठीक। फिर इसमें हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखें,
जो Na2 होते हैं, यानी कि 2Na के मॉलिक्यूल को होते हैं Cl के साथ, जो Na मॉलिक्यूल जो होते हैं दोनों Cl निकाल के बाहर निकाल देते हैं, यानी कि यहाँ से Na2 निकल गया और यहाँ से 2 Cl निकल जाएंगे, तो क्या होता है 2NaCl बन जाएगा, जो क्या ऐसा होगा एक्वेटिक होगा। फिर क्या होता है यहाँ से H निकल जाएगा, H2O को फॉर्म में। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 H हैं, यहाँ पे एक मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या है H2O, यानी कि H कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन लेकर क्या कराएंगे H2 यानी कि जल बन जाएगा। फिर प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकलेगा तो CO2 हो गया, CO2 जो होता है गैस निकल जाएगी, जो कि हमने परिभाषा में लिख दिया है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कौन सा है, अगला है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया किसकी, तो अम्ल की, ठीक। तो आगे देखते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जिससे मान लो कैसे, तो चलिए रिएक्शन देते हैं। इसमें रिएक्शन में देखते हैं ZnO यानी कि जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। समझ में आया, जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा एक्वेटिक है। इसमें रिएक्शन होगी तो क्या है Zn जो होता है SO4 को निकल जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस बचेगा का यहाँ पर H, यहाँ पर H2, तो क्या बनेगा H2 यानी कि जल बनेगा, जो कि यहाँ पर है ये देखिए ZnSO4 जो कि लवण हो गया और बाकी जल निकल गया। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए। फिर आगे देखते हैं कैसा है मामला हमारा। फिर अगला है अम्लों का विलयन रूप। अम्लों का विलयन रूप क्या होता है, सभी अम्ल विलयन में क्या होता है हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका लक्षण है, बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। तो चलिए कि सभी अम्ल जो होते हैं विलयन में, हमने बताया जलीय विलयन में कैसे हाइड्रोनियम यानी कि H+ आयन देते हैं। कैसे देखते हैं देखिए, HCl जो होता है, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक, इसमें हम जल में घोलते हैं, जल में घोल लिया यानी कि H2O से क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है यहाँ से H3O निकल आएगा, H यहाँ पर एक H है, यहाँ पर 2 हैं, तो इन दोनों को मिल जाएगा ये H3 हो जाएगा। फिर ये एक ऑक्सीजन इसको भी मिल जाएगा, H3O+ हो जाएगा, प्लस Cl- हो जाएगा, यानी कि H3+ जो होगा यानी कि हाइड्रोनियम में आयन निकल गए, यानी कि Cl- अलग हो गया और हाइड्रोनियम में आयन निकल गए। फिर अगला देखते हैं 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से याद हो जाएगा। क्षारकों के साथ अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे मान लो HCl यहाँ ले लिया, यहाँ NaOH ले लिया, इन दोनों की क्रिया H, यहाँ से H और OH निकल कर क्या बनेगा H2O निकल जाएगा, फिर यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl बन जाएगा, जो लवण है और बाकी जल है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए। फिर आगे तो अब हम आपको बताने वाले हैं अम्लों के उपयोग, यानी कि यूजेज ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं HCl का उपयोग, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। फिर अगला है लोहे की चादरों को साफ करने में, यानी सीधे सीधे कहें सफाई कर्मी में, लोहे को सफाई कर्मी में, यानी कि लोहे की चादर जो होते हैं उनको साफ करने में HCl का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है हड्डियों से गोंद निकालने में, हड्डी जो होते हैं उसमें जो होता है बोन में उसी से गोंद निकालने में HCl का उपयोग होता है। फिर अगला है कपड़े रंगने में भी इस HCl का उपयोग होता है। ये 4 हो गए। फिर अगला है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का उपयोग कहाँ होता है, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में, औषधि आदि बनाने में किया जाता है। किसका, तो HNO3 का उपयोग किया जाता है। अगला है सोने व चांदी के शोधन में, यानी कि सोना चांदी अगर बिगड़ गया है खराब हो गया हो तो उसे सुधारने में भी किया जाता है। किसका, तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कैसे होता है, जैसे H2SO4 हो गया, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, धावन सोडा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। लेड बैटरियों में भी किया जाता है इसका उपयोग, ठीक। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब क्या होता है क्षार को बारे में बताएंगे। क्षार अम्ल के बारे में बता दिए, अब क्षार के गुण कैसे होते हैं हमने बताया। क्षार के भौतिक गुण क्या होता है, क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में तीखा व कड़वा होता है। स्पर्श कैसे, चिकना साबुन जैसा क्षार होता है, ठीक। प्रकृति कैसे, प्रबल क्षार से क्या होता है त्वचा पर संचारित
प्रभाव पड़ता है। संचारित यानी कि छेल देता है, जो क्षार जो होते हैं बहुत वैसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। फिर अगला देखते हैं सूचक क्या होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो सूचक जो होते हैं, अगर ये क्षार जो होता है तो क्षार सूचक के संपर्क में आता है तो लाल लिटमस पत्र होता है तो नीला कर देता है। नीला लिटमस पत्र अप्रभावी होता है, यानी नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो अगला देखते हैं फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। यदि मान लो क्षार जो होता है उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक, कुछ क्षार को गर्म किया जाता है तो जल व ऑक्साइड बनाता है। जैसे मान लो क्षार होता है उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल भी बन जाएगा और ऑक्साइड भी निकल जाएगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन होती है, इसे कैसे देख रहे हैं, MgOH का होल ट्वाइज होता है। MgOH का होल ट्वाइज होता है, यानी कि ऐसे ऐसे निशान लगेगा और नीचे ओ यानी कि 2 लिखा हो। ठीक, तो उसे हम होल ट्वाइज कहते हैं। ठीक, इसमें ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा का मतलब गर्म करते हैं तो क्या होता है, Mg यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से O, MgO क्या हो जाएगा, MgO निकल गया। ठीक, फिर बचेगा H2, यहाँ पर बचा है भैया, और H2O निकल जाएगा। ठीक, एक ऑक्सीजन बचा था, 2 H बचे थे। ठीक, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 H भी हैं। ठीक, तो एक ऑक्सीजन इसके Mg के साथ चला गया तो एक बचा ऑक्सीजन H2 के साथ निकल जाएगा, कहाँ, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ में आया। हमने क्या बताया, ऑक्साइड और जल बनता है। ठीक, फिर अगला देखते हैं धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया। धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, जैसे धातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल व लवण बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करके कैसा बनाता है, जल व लवण बनाता है। कौन बनाता है, तो क्षार बनाता है। ठीक, तो देखें आगे कैसे, जैसे NaOH क्या होता है, क्षार होता है। फिर SO2 क्या होता है, ऑक्साइड होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए डाइऑक्साइड कहते हैं। हाँ, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, अभिक्रिया करते हैं 2Na SO3। ठीक, 2Na SO3 देते हैं। ठीक, SO3 होता है। जैसे मान लो हम देते हैं, यहाँ Na कितने हैं, 2 हैं, यहाँ SO कितने हैं, SO2 हैं यहाँ पर, यानी कि S 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं तो हम यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ से हम एक ऑक्सीजन इसमें ले लेते हैं तो क्या SO3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से Na2 यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ SO3 हो जाएगा। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं, एक साथ में लिख देते हैं, 2Na SO3 बन जाएगा। ठीक, फिर इसमें देखते हैं यहाँ पर कितने H, 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 1 बचा है। ठीक, तो H2O बन जाएगा। समझ में आएगा कैसा रहा, अच्छा रहा। ठीक, तो आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाले अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या है, यानी कि जब क्षार जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सीधे सीधे बताओ, लवण और जल बनता है। जैसे मान लो जब क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनता है। ठीक, जैसे मान लो NaOH क्या होता है, लवण हो, सॉरी क्षार है। HCl क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्रिया कराए, Na जो होता है Cl को निकाल कर क्या बाहर निकल जाएगा तो NaCl बन जाएगा, बचेगा HO यानी कि H2O बन जाएगा, तो H2 जल के निकल जाए। बहुत अच्छे से समझ में, हलवा जैसे ही परिभाषा है, आराम से रिएक्शन भी कर डालो, जब रिएक्शन करेगी तो परिभाषा आराम से हो जाएगी। फिर अगला क्षार जो होता है, क्षार के जलीय विलयन क्या होता है, हमने बताया शुरुआत में, क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, क्या होता है, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे मान लो क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे मान लो NaOH जो होता है जल में घोला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, OH- आयन देते हैं। ठीक, OH- एक कुआ में निकल जाएगा, प्लस Na+ हो जाएगा, एक कुआ में चला जाएगा। ठीक, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग भी देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग सबसे पहले देखते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ, साबुन व धावन सोडा उद्योग में, यानी कि साबुन बनाने में भी होता है, और धावन पाउडर यानी कि धावन सोडा भी बनाने में काम में आते हैं। फिर अगला देखते हैं कागज़ व लुगदी उद्योग में, यानी कि कागज़ बनाने में भी काम आता है, और लुगदी उद्योग में यानी कि लुगदी भी बनाने में काम आता है। फिर अगला देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग कहाँ, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। फिर दूसरा सफ़ेदी में होता है। फिर अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है। NH4Cl वो होता है अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड होता है जो अमोनियम लवण कहलाते हैं। ठीक, फिर अगला देखते हैं AlSO4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो वस्त्र उद्योग में किया जाता है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा कवर कर देंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।